वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। 50 डेज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में कंटिन्यू कर रही हूँ और इसमें जो आज टॉपिक लिया है, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। आज इसी क्लास में मैं पूरी पंचवर्षीय योजनाएं कराने वाली हूँ। प्रश्न यहाँ से किसी न किसी तरह से आपसे पूछा जाता है और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इकोनॉमिक्स पूछी जाती है और उसमें ये प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है। अगर आप न्यू हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो ये क्लास जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, ये दोपहर 1 बजे आती है। आप बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, आरओ को टारगेट कर रहे हैं या अदर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो टॉपिक लिखे होते हैं, उन टॉपिक के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, रात में 9 बजे अभी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। करंट अफेयर करते रहिए, 500 टॉप 500 क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। इसके साथ ही जीएस के भी क्वेश्चंस होंगे रात को 9 बजे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करते हो, खासकर यूपीपीसीएस, और उसी के साथ साथ मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराऊंगी। तो इसलिए अभी करंट अफेयर कंप्लीट कर लीजिए, जीएस के जो पहले क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें कर लीजिए, आगे फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, तो इन दोनों को करना है। बाकी आप लोग जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, उनको जरूर प्रैक्टिस कर लें। जैसे आप एक साथ उठाइए 2021 का पेपर, 2022 का, 23 का, 24 का, ऐसे 5-6 साल का तो ज़रूर एग्ज़ाम टाइम कर लीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा पेपर पे हाथ सेट हो जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, एक आइडिया रहेगा, रिवीजन में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने पहले पीवाईक्यूज कर रखे हैं, लेकिन क्या होता है कि आपने ईयर वाइज नहीं किए होते हैं, तो आप शुरू कीजिए। जैसे कि आप सबसे पहले 2024 का लगाने या फिर 2020 से शुरू कर ले पीछे से, और लास्ट में आते आते लेटेस्ट पेपर आपके हो जाएंगे, तो दिमाग में सेट रहेगा कैसे पेपर आए थे। ठीक है, उस पेपर के हिसाब से आप अपना पैटर्न समझते चलेंगे। करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान रहेगा। साइंस हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये भी हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बना करके या अपना टाइम प्लान बना करके ही आपको चलना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में समय बहुत कम है। और साथ में टेस्ट सीरीज करते रहिए। गुड न्यूज़ ये है कि यूपीपीसीएस वाले बच्चों के लिए मात्र 99 रुपये में प्रैक्टिस बैच मिल रहा है। ठीक है, 30 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर हो या फिर कोई स्टैटिक पोर्शन हो या आपका देखिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, सब कुछ अवेलेबल होगा। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, हर क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, और आप खुद को भी देख पाएंगे आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं, क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा एग्जाम में भी और कितनी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए समय चाहिए होता है। खैर, मैंने इतनी बात इसलिए कर ली क्योंकि आपका एग्जाम पास में है, वैसे मैं इतना टाइम नहीं लेती हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। पेड कोर्स के लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी सभी एग्जाम्स पे डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जो भी प्रैक्टिस बैच लेंगे बहुत ही कम फीस में आपको अवेलेबल है और तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आप कोर्स नहीं ले सकते, बट प्रैक्टिस तो कीजिए ना क्वेश्चंस की जो एग्जाम पास में है। तो आज जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ने वाले हैं, 1951 से 2017 तक की ये कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो अभी क्या है, नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था, और उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, क्या क्या आपको तैयार करना है, वो सब मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1951 में आई थी, 1951 से 1956। ठीक है, यहाँ पर 5 साल के लिए रहती है। अब इसका मॉडल पूछा जाता है, किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। और इसका केंद्रीय विषय क्या था, केंद्रीय बिंदु क्या था, तो इसका क्या था कि कृषि का विकास, ये लक्ष्य रखा गया था कि हम कृषि के विकास पर ध्यान देंगे। तो इसका जो उद्देश्य या कार्यक्रम था, इसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, कीमतों को स्थिर रखना था, शरणार्थी जो थे उनका पुनर्वास, क्योंकि देखिए हमारा देश जल्द ही आज़ाद हुआ था, और उसके बाद ये पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो जाती हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले जो खाद्यान्न की समस्या, उससे निपटना जरूरी था, तो कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया। सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया। अब आपको देखना है, जो भाखड़ा डीवीसी मतलब दामोदर घाटी निगम है, और व्यास परियोजना ये शुरू हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सब क्रोनोलॉजी में भी दे दिए जाते हैं। तो 1952 में इसकी शुरुआत होती है, और 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी की गई। इतनी चीजें आपको इसको पहले पंचवर्षीय योजना में याद रखना है। लक्ष्य रखा गया था कि 2.1% की ग्रोथ होगी, और ये हम 3.6% की उपलब्धि देखते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना साबित होती है, पहली पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये कब शुरू हुई, तो 1956 से ठीक बाद में, और 1961 तक रहती है। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल।
अब इसमें किस पे ध्यान दिया गया, तो तीव्र औद्योगिकरण पर, विशेषकर जो भारी उद्योग हैं इनके विकास पर ध्यान दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें तीव्र औद्योगिक विकास हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ, बड़े इस्पात संयंत्रों जैसे भिलाई है, दुर्गापुर, राउरकेला, इनकी स्थापना भी इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। टारगेट कितना था कि 4.5% की ग्रोथ होगी और 4.2% टू 7%, तो ठीक ठाक ये योजना साबित होती है। अब बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो 1961 में शुरू हुई और 1966 तक रहती है। ये गॉडगिल मॉडल या फिर सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। मैच करने के लिए भी आ सकता है ना, तो इसलिए तैयार रखेंगे। अब ये किस पर आधारित थी, कृषि और उद्योग दोनों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना फोकस करती है। तो इसका क्या टारगेट था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्म प्रेरित विकास की स्थिति प्राप्त करना है, पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई इसी में, हरित क्रांति की नींव भी इसी में रखी गई। लेकिन इसी समय हो जाता है चीन भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ 1962 1965। इसलिए जो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये असफल हो जाती है। 5.6% का टारगेट था लेकिन 2.4% ही अचीव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीच में आप युद्ध की स्थिति देख रहे हैं इस वजह से ऐसी स्थिति आ जाती है। तो बीच में योजना अवकाश आता है 1966 से 1969, 3 साल का आपको याद रखना है। वार्षिक योजना, इसमें हर साल एक योजना लागू की गई। युद्ध और सूखों के कारण जो उत्पन्न आर्थिक संकट है उससे निपटना था और जो इस दौरान जो रुपया था इसका अवमूल्यन किया गया। ठीक है, फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 में और 1974 तक रहती है। ये किस पर आधारित थी, तो अशोक रुद्र मेनन और गॉडगिल फॉर्मूला, इसको याद रखना है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता इसका लक्ष्य था। आपसे देखिए यहीं से भी स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में टारगेट था। ठीक है, और दे दिया गया इसमें जो टारगेट था वो 5.6% था और 3.3% अचीव हुआ। बताइए इनमें से कौन से कथन सही है। तो आपको पता होना चाहिए चौथी थी, पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा सही होगा कि इसका टारगेट था 5.6% लेकिन 3.3% ही अचीव कर पाए। तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति अर्थात गॉडगिल फॉर्मूला पर आधारित थी और परिवार नियोजन कार्यक्रम को इसमें बढ़ावा दिया गया, क्योंकि आप देख रहे थे कि इस समय क्या होती, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम पर भी बढ़ावा दिया गया। और 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी में हुई थी। तो देखिए अब आप कैसे अपने अगर क्रोनोलॉजी में भी आता है तो कैसे कर सकते हैं। आपको पता है हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी वाली में आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद याद रखना है कि ये जो हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब बता दिया क्रोनोलॉजी में 3-4 चीज़ें दे करके, मरुस्थल विकास कार्यक्रम। तो आपको ये तो याद है ना कि 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चौथी में ये कार्य हुआ तो चौथी वाले में आएगा, कौन सा तीसरी वाले में, तो अरेंज करना हो जाएगा। एक बार अगर ध्यान से क्लास देखेंगे और समझेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1974 से शुरू हुई, 1978 तक रहती है। डीपी धर मॉडल पर यह आधारित थी। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसका लक्ष्य था। रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। साथ में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी में होती है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। मरुस्थल विकास कार्यक्रम अभी मैंने बोला था वो भी इसमें हुआ। अंत्योदय कार्यक्रम, NHAI प्रणाली की शुरुआत इसी में हुई। जनता पार्टी की सरकार द्वारा क्या होता है कि 1978 में जब इनकी सरकार आती है तो 1 साल पहले ही इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाता है। 4.4% का टारगेट था, 4.8% अचीव हुआ, मतलब ये अच्छी योजना साबित होती है। लेकिन बीच में आ जाता है अब रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 1980 2 साल ये रहता है। पिछली योजनाओं की विफलताओं को दूर करने और नई प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए मोरारजी देसाई की सरकार आ चुकी थी, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। लेकिन कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर फिर से इसे समाप्त कर दिया जाता है रोलिंग प्लान को। फिर अब 1980 से 1985 तक, ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित योजना आयोग द्वारा ये योजना लाई जाती है, जिसमें फिर से गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया जाता है और साथ में रोजगार सृजन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो गरीबी उन्मूलन, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, और तकनीकी आत्मनिर्भरता के माध्यम से आधुनिकीकरण किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत होती है और नाबार्ड की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1982 में। 5.2% का टारगेट था, 5.7% अचीव होता है और अच्छी योजना होती है। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985 से 1990 तक रहती है। लक्ष्य की आय में वृद्धि
के लिए इस पर जोर दिया जाता है, समाजवादी पैटर्न लाया जाता है। तो उत्पादकता, रोजगार और खाद्यान्न उत्पादन इसका टारगेट था। भोजन, कार्य और उत्पादकता पर जोर दिया गया। आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी गई। इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू होती है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में। ये सारे क्रोनोलॉजी में आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, इनको लिख लीजिएगा एक जगह। 5.0% का टारगेट था, 6.01% का टारगेट अचीव होता है। वार्षिक योजनाएं फिर बीच में आ जाती हैं। 1990 से 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण कोई नई पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है और आर्थिक सुधार किए जाते हैं, अर्थात एलपीजी रिफॉर्म की शुरुआत होती है। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से 1997 तक रहती है। जॉन डब्ल्यू मिलर इस मॉडल पर आधारित थी। मानव संसाधन विकास पर इसमें ध्यान दिया गया। डिटेल में समझना है, ठीक है, तो ये इसके लिए अलग से क्लास होगी, लेकिन अभी क्योंकि लिस्ट के फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम पास में, तो मैं उस तरीके से करा रही हूँ। अदरवाइज आपको एलपीजी रिफॉर्म भी पढ़ना होता है, इन सारी योजनाओं के बारे में भी पढ़ना होता है। तो मानव संसाधन विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, एलपीजी नीतियों का कार्यान्वयन इसमें किया गया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये एलपीजी का फुल फॉर्म है। तो इन नीतियों के कार्यान्वयन पर इसमें जोर दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। 5.6% का टारगेट था, 6.8% अचीव हुआ। फिर 9th है, इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कौन सी योजना ऐसी हैं जो अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाई या उनका कम रहा या वो विफल हो गई, तो ऐसे भी आपको याद रखनी है। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रहती है। इसमें क्या होता है कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास पर ध्यान दिया गया। सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान दिया गया। कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। इसका टारगेट क्या था, तो 6.5% था, लेकिन अचीव कितना हुआ, ओनली 5.5%। 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2002-2007 तक रहती है। ये समावेशी और समान विकास पर ध्यान दिया गया। प्रति व्यक्ति आय को अपने 10 वर्षों में, जो आगे आने वाले 10 वर्ष हैं, इसमें दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। गरीबी दर को 2007 तक 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया। मनरेगा और भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत रोजगार का सृजन किया गया। मनरेगा 10वीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8.1% का टारगेट था, 7.7% अचीव होता है। 2 पंचवर्षीय योजनाएं और रह जाती हैं। 11वीं 2007 से 2012 तक रहती। तेज और अधिक समावेशी विकास पर ध्यान दिया जाता है। गरीबी की कमी पर ध्यान दिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है, आरटीई लागू किया गया। इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना में आम आदमी बीमा योजना 2007 में आती है। राजीव आवास योजना 2011 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009 से 2010 के बीच शुरू होती है। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। 9.0% पहले टारगेट था, बाद में 8.1% रखा जाता है और 7.9% अचीव भी होता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रहती है। तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास पर ध्यान दिया गया। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना, सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर दिया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 2014 में शुरू हुई, इसको भी ध्यान दिया गया। और भारत की ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है। सरकार भी बदलती है। तो नीति आयोग क्या है, योजना आयोग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो हम अगली क्लास में समझेंगे। 9% का टारगेट था, 8 से 8.2% तक का इसमें टारगेट भी अचीव होता है। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक साथ करा दी हैं। कैसी लगी आपको ये क्लास, कैसी लगी, समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और इसी तरह मैं अगले टॉपिक के साथ आती हूँ। आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बार बार लेकर के आ रही हूँ। तो उन्हीं टॉपिक को कराते हुए जो पहले मैंने कराया उनको भी आप रिवाइज कर लीजिए। प्लेलिस्ट बन चुकी है, कोई भी लोग प्लेलिस्ट के लिए नहीं परेशान हुए, चैनल पर विजिट करेंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जो टॉप 500 करंट अफेयर है उसकी अलग प्लेलिस्ट है, और ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी पीसीएस 2025 करके बनी हुई है, इसमें आपको ये वाली क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, पेड कोर्स के लिए जानकारी दे दी। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। जिनको भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यूपी SSC पेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिर्फ 49 रुपए की टेस्ट सीरीज है। अब तक आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, तो देखिए आपके क्या इसमें स्कोर बन रहा है। ठीक है, समय रहते तैयारी जरूर कर लीजिए, जो आप कर सकते हैं वो अपना बेहतर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।